सिक्स सिविक्स अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव के लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे। क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। ऊपर दी गई तस्वीर में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं, उस काम का वर्णन कीजिए। खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी एक सूची बनाइए। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा। उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। कलपट्टू गांव। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी है। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। इनमें आपको तरह तरह की कई छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की है, जहां टिफिन भी मिलता है। यहाँ धान की रोपाई, कमर तोड़ काम होता है। टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम में नाश्ते में बड़ा मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग के पास शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग है। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू में खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले मैं भी मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही ऐसे मौके होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है, मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगम एक दिन में 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर भी वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता।
मेरे पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इस महीनों में वह खेती में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास के धान से पत्थर या नदी बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरे पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। बीरा बनाना, रोपाई, निराई, कटाई। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। तुलसी के काम करने का विवरण दिए। यह रमन के काम से कैसे अलग है? तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसे मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे काम क्यों करना पड़ता है? आपके क्षेत्र में या आपके पास के गांव में कौन सी फसल उगाई जाती है? वहाँ खेतिहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती है तो उसे कमाई आज यानी आजीविका के तौर कैसे अलग है? चर्चा कीजिए। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाका में गरीब परिवार व बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। शेखर, हमें यह धान अपने घर ले जाना है। मेरे परिवार में अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इसमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोस के गाँव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चे के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ों के खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज। शेखर का परिवार क्या काम करता है और अपने आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर की बहन मीना ने व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना
उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी? दोनों के तर्कों को लिखिए। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? आपके उत्तर में निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उसके पास कितनी ज़मीन है? उसको उधार क्यों लेना पड़ता है? उसकी कमाई के साधन क्या है? और दूसरों की ज़मीन पर काम करने की क्या ज़रूरत है? अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़े लग जाते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसे कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया है। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। रामलिंगम और करुथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया है और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन में एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतिहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए। वे बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं? इसके साथ जो आपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा उसे जोड़ते हुए निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए। उसके पास कितनी ज़मीन है? अपनी ज़मीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता है? खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन हैं? भारत के खेतिहर मजदूर और किसान कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर है, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इसमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े परिवारों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत में अधिकतर किसान गरीब है? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज पर भी पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए एक मध्य भारत में कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों की आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समितियों को या पास के शहरों के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाके में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वालों के एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती है। नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती होती है। यह एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भर जाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक
हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता। अरुणा और पारीवेलन। पुदुपट्टी कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपना आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियाँ दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमागहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़ कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरे पति परिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठा ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलामी कर दूंगा। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलेगा वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से में उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती है वे टोकरे भरकर पास के गांव में बेचने के लिए जाती है। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं और मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरे पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे फिर से समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय स्थानीय बाजार में मछलियाँ बेचती हुई मछुआरी होता है। इस महीने में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। शेखर और अरुणा दोनों के परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है? आपको उनमें क्या समानताएं और अंतर दिखते हैं? क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? यह क्या होता है? इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है जैसे खेती करना, रोपाई बुआई, निराई कटाई करना। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर भी निर्भर है। इस तरह जीवन ऋतुओं में इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय का काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर है। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसे उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव के हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता।